2014 का वो दौर याद है आपको, जब स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल और सैमसंग का सिक्का चलता था। उस वक्त बेहतरीन फोन के लिए 35 से 40 हजार रुपए खर्च करना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। सस्ते एंड्रॉइड फोन्स भी मार्केट में थे, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एड्स, बार बार हैंग होना, जो एक अच्छे यूजर के लिए सजा की तरह था। तभी बाजार में नया नाम गूंजता है, वन प्लस। इस फोन ने वो काम कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 21-22 हजार की कीमत में वन प्लस ने वो सारे प्रीमियम फीचर्स दे दिए जो महंगे फोन्स में ही मिला करते थे। शानदार हार्डवेयर और तेज रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। इसी खूबी को देखकर दुनिया की टेक इंडस्ट्री ने इसे नाम दिया द फ्लैगशिप किलर। ये फोन उन लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था जो तकनीक से जुड़े थे। कम दाम और बेजोड़ अनुभव ने वन प्लस को बहुत कम वक्त में बाजार का सुपरस्टार बना दिया। टेक के दीवानों ने ब्रांड को सिर आंखों पर बिठा लिया। नौजवानों के बीच इस फोन को लेकर गजब का क्रेज बन गया था। जिसके हाथ में वन प्लस होता वो खुद को खास क्लब का हिस्सा मानता था। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ाने वाला वो ब्रांड आज खुद अपने वजूद को बचाने की जंग लड़ रहा है। कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। स्मार्टफोन मार्केट की ये आग अब वन प्लस के ऑफिस तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और यूरोप के जिन बाजारों में वन प्लस ने अपना डंका बजाया था, वहां से उसका बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए सिमट चुका है। ब्रांड ने इन बड़े बाजारों से अपना कारोबार समेटने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात पर टिका है कि क्या 2027 तक वन प्लस अपने सबसे मजबूत गढ़ यानी भारत को भी अलविदा कह देगा। भारत वो बाजार है जहां इस ब्रांड ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया और अपना सुनहरा दौर देखा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दूसरी कंपनियों का बाजार खत्म करने वाला फ्लैगशिप किलर खुद ही किल कैसे हो गया? इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आखिर तक बने रहिए। पर उससे पहले कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 की बात है। चीन के शेंझेन में कुछ दोस्त एक कैफे में कॉफी पी रहे थे। वैसे तो ये एक मुलाकात थी, लेकिन उस दिन वहां जो बातचीत हुई उसने स्मार्टफोन मार्केट का इतिहास बदल दिया। इस चर्चा में शामिल एक शख्स थे पीट लाउ, जो उस वक्त स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हें हर काम में परफेक्शन के लिए जाना जाता था। पीट चीजों की बारीकियों पर इतना ध्यान देते थे कि एक बार डिजाइन पसंद ना आने पर उन्होंने ब्लू रे प्लेयर का लॉजिक बोर्ड ही तोड़ दिया था। उसी कॉफी टेबल पर 24 साल का एक नौजवान भी बैठा था जिसका नाम था कार्ल पेई। बीजिंग में जन्मे और स्वीडन में पले बड़े कार्ल बचपन से ही तकनीक के दीवाने थे। वो पढ़ाई छोड़कर इस फील्ड में उतरे थे। कार्ल रात के 4 बजे तक काम करते थे। वो घर या गाड़ी खरीदने के बजाय एयरबीएनबी और उबर का इस्तेमाल करते थे ताकि उनका ध्यान सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पर रहे। उस कैफे में बैठे उन सभी दोस्तों ने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। वो सब के सब उन मोबाइल कंपनियों में काम करते थे जो एंड्रॉइड फोन बनाती थी, लेकिन निजी इस्तेमाल के लिए सबके हाथ में एप्पल का आईफोन हुआ करता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक ठोस वजह थी। कोई भी कंपनी एप्पल की तरह यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनियां सिर्फ फोन में फालतू के फीचर्स भरने की होड़ में लगी थी। इससे फोन भारी हो जाता था और उसे इस्तेमाल करने का अनुभव बहुत खराब हो रहा था। उस वक्त बाजार में अच्छे फ्लैगशिप फोन की कीमत लगभग $600 होती थी। वहीं $100 वाले सस्ते फोन इस्तेमाल करने में इतने खराब होते थे कि उन्हें चलाना सजा से कम नहीं था। बाजार में बीच के विकल्प ना के बराबर थे। इसी खालीपन को भरने के लिए उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा फोन बनाया जाए जिसमें शानदार हार्डवेयर, बेहतरीन और बिल्कुल साफ सुथरा सॉफ्टवेयर हो, लेकिन सबसे जरूरी बात उसकी कीमत एप्पल या सैमसंग के फोन से आधी हो। पीट और कार्ल ने तय कर लिया था कि वो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उस जिद ने एक नारे को जन्म दिया, नेवर सेटल, यानी कभी समझौता ना करें। इसी संकल्प के साथ 16 दिसंबर 2013 को वन प्लस की आधिकारिक तौर पर नींव रखी गई, जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनरशिप वाली ओप्पो की सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनी थी। ये सिर्फ एक नई कंपनी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती थी। लेकिन नए ब्रांड के पास मार्केटिंग के लिए सैमसंग या सोनी की तरह लाखों डॉलर्स का बजट नहीं था। अगर वो बहुत सारे फोन बना लेते और वो बिकते ही नहीं तो कंपनी शुरू होने से पहले ही बंद हो जाती। इसलिए कंपनी ने सिर्फ एक फोन बनाया और बिना किसी विज्ञापन के लोगों तक पहुंचाया। वो तरीका इतना अनोखा था कि आज भी बिजनेस स्कूल्स में उस तरीके की मिसाल दी जाती है।
OnePlus ने अपने पहले फोन OnePlus One के लिए इनवाइट सिस्टम की शुरुआत की। इसका मतलब था कि आप बाजार जाकर यूं ही फोन नहीं खरीद सकते थे। ये फोन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कंपनी या किसी पुराने ग्राहक का इनवाइट हो। जो कंपनी की मजबूरी थी वही उनका मास्टर स्ट्रोक बन गया। फोन आसानी से ना मिलने की वजह से लोगों में इसे पाने की बेताबी बढ़ने लगी। जिसके पास इनवाइट होता उसे लगता जैसे वो किसी बहुत खास क्लब का हिस्सा बन गया हो। लोग सोशल मीडिया पर इनवाइट मांगने लगे और बिना विज्ञापन के OnePlus का नाम सबकी जुबान पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने पहले ही साल में 10 लाख फोन बेच दिए। ये आंकड़ा बहुत बड़ा था क्योंकि कंपनी ने शुरुआत में सिर्फ 50,000 फोन बिकने की उम्मीद लगाई थी। लेकिन असली जादू सिर्फ फोन के अनोखे तरीके से बिकने में नहीं था। OnePlus की सबसे बड़ी ताकत उसका सॉफ्टवेयर था। शुरुआत में साइनोजन OS और बाद में उनका अपना खुद का ऑक्सीजन OS। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा साफ सुथरा था। इसमें कोई फालतू के ऐप नहीं थे और ये बेहद तेज चलता था। कंपनी ने टेक्नोलॉजी लवर्स की एक मजबूत कम्युनिटी बना ली। उनके बड़े अधिकारी सीधे फोरम पर जाकर ग्राहकों से बात करते थे। लोग अपनी शिकायतें बताते और कंपनी अगले अपडेट में उन सुझावों को शामिल कर लेती। ग्राहकों को लगने लगा था कि ये फोन कंपनी नहीं बल्कि वो खुद बना रहे हैं। अब बात करते हैं उस बाजार की जिसने इस ब्रांड को सबसे ज्यादा प्यार दिया। दिसंबर 2014 में OnePlus ने Amazon के साथ साझेदारी करके भारत में कदम रखा। भारतीय ग्राहकों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प था। उन्हें बहुत कम कीमत में ऐसा प्रीमियम फोन मिला जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। इसके बाद ब्रांड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। OnePlus 3, 5, 6 और 7 सीरीज के साथ कंपनी ने कामयाबी के नए मुकाम हासिल किए। 2018 OnePlus के लिए ऐतिहासिक साल रहा। भारत में कंपनी के सेल ग्राफ में भारी उछाल आया और वो एप्पल और सैमसंग को पछाड़कर नंबर 1 प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड बन गई। अप्रैल से जून की तिमाही में OnePlus ने 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त दिग्गज कंपनी सैमसंग 34% और एप्पल सिर्फ 14% पर सिमट कर रह गए थे। जुलाई से सितंबर के बीच बाजार में थोड़ी हलचल जरूर हुई और एप्पल ने 25% तक छलांग लगाई। इस दौरान OnePlus की हिस्सेदारी 30% रही, जबकि सैमसंग का कारोबार वहीं का वहीं अटका रहा। अक्टूबर से दिसंबर की आखिरी तिमाही में OnePlus फिर से 36% बाजार के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ गया। वहीं सैमसंग गिरकर 26% और एप्पल महज 10% पर आ गए थे। ये वो दौर था जब भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में OnePlus का कोई मुकाबला नहीं था। फिर कैमरे की क्वालिटी सुधारने के लिए उन्होंने दुनिया की मशहूर कैमरा कंपनी हैसलब्लैड के साथ हाथ मिलाया। बेहतरीन हार्डवेयर और ग्राहकों के भरोसे ने ब्रांड को सुनहरे दौर में पहुंचा दिया था। लेकिन सफलता की इस ऊंचाई पर अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स रास्ता भटक जाते हैं। OnePlus के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाजार पर पूरी तरह कब्जा करने और ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने ब्रांड की पहचान को ही खतरे में डाल दिया। जिस ब्रांड ने सिर्फ $299 में फोन देकर नाम कमाया था, उसके तेवर अब बदलने लगे थे। गुजरते वक्त के साथ OnePlus के नए फोन 800 से $1000 तक पहुंच गए। ये बाजार के लिए बड़ा बदलाव था। अब इस कंपनी का वो हिस्सा समझिए जो अक्सर ब्रांड्स की सबसे बड़ी भूल साबित होता है। इस बढ़ती कीमत ने ग्राहकों के मन में बड़ा सवाल पैदा कर दिया। लोगों को लगा कि जब किसी फोन के लिए $1000 ही खर्च करने हैं तो फिर एप्पल या सैमसंग का प्रीमियम फोन क्यों ना खरीदा जाए। OnePlus जिसे कम दाम में शानदार अनुभव देने के लिए जाना जाता था, वो अब खुद उसी कतार में खड़ा हो गया जिनको देखकर उसने नई कंपनी खड़ी की थी। जब महंगे फोन्स की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो कंपनी ने नया रास्ता निकाला। ज्यादा फोन बेचने और बाजार पर फिर से कब्जा करने के लालच में OnePlus सस्ते बजट सेगमेंट में उतर गया। उन्होंने नोट सीरीज के नाम से सस्ते फोन बाजार में उतार दिए। शुरुआत में इस रणनीति से कंपनी को खूब बिक्री मिली और मुनाफा भी हुआ, लेकिन इसका नुकसान हुआ। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत महंगी और खास कार बनाने वाली कंपनी अचानक से सस्ती गाड़ियां बेचने लगे। जो OnePlus कभी एक्सक्लूसिव और प्रीमियम ब्रांड माना जाता था, उसकी साख अचानक से गिरने लगी। इसी बीच अक्टूबर 2020 में पर्दे के पीछे जो ड्रामा हुआ उसने पूरी टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया। OnePlus के चर्चित चेहरे और को फाउंडर कार्ल पेई ने कंपनी छोड़ दी। ये वही कार्ल पेई थे जो ग्राहकों से सीधे जुड़े रहते थे। कार्ल ने इसके पीछे नथिंग नाम से अपनी नई कंपनी शुरू कर ली। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।
कार्ल के जाने के कुछ वक्त बाद ही कंपनी को एक और झटका लगा। दूसरे फाउंडर पीट लाउ भी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनकर ओप्पो में वापस लौट गए। इन दोनों घटनाओं ने साफ कर दिया था कि OnePlus की आजादी अब खत्म हो रही है। कंपनी का नियंत्रण सीधे तौर पर ओप्पो के हाथ में जा रहा था, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। 2021 में ओप्पो और OnePlus ने ऐसा फैसला लिया जिसे ग्राहकों ने सीधा धोखा माना। OnePlus को पसंद किए जाने की सबसे बड़ी वजह उसका ऑक्सीजन OS था, लेकिन OnePlus ने ओप्पो के कलर OS के साथ अपने सॉफ्टवेयर को मिलाने का ऐलान कर दिया। कंपनी का तर्क था कि दोनों सिस्टम का आधार सेम होने से अपडेट जल्दी मिलेंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन OS 12 आया तो ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए OnePlus था, अंदर से पूरा ओप्पो बन चुका था। नए अपडेट के बाद फोन में अचानक से बग्स आने लगे और सिस्टम स्लो हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि फोन में फालतू के एप्स और एड्स की भरमार हो गई। फिर मुनाफे की दौड़ में OnePlus ने अपने उस खास फीचर को भी खत्म करना शुरू कर दिया जो उसकी असल पहचान थी। कंपनी ने 2022 में 10T मॉडल लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपए थी, लेकिन इसमें OnePlus का मशहूर अलर्ट स्लाइडर नहीं था। ये स्लाइडर वो खूबी थी जो OnePlus को बाकी सारे एंड्रॉइड फोन से अलग बनाती थी। इसे हटाने का मतलब था उस वफादार कम्युनिटी की अनदेखी करना जिसने ब्रांड को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। पुराने फैंस अब ब्रांड से निराश होने लगे थे। कीमत और फीचर्स को लेकर ग्राहकों की नाराजगी अभी चल ही रही थी कि OnePlus ने एक और बम फोड़ दिया। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओप्पो अब ऑक्सीजन OS और Realme UI को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। भविष्य में OnePlus के सभी फोन ओप्पो के कलर OS के साथ ही चलेंगे। कंपनी इसे सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने का कदम बता रही है, लेकिन असल में ये OnePlus की पहचान और उसकी फ्री स्पिरिट का दी एंड है। कंपनी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। OnePlus को सबसे गहरी चोट उस शख्स ने दी जिसने खुद इस ब्रांड को खड़ा किया था। 2022 में कार्ल पेई ने अपनी नई नथिंग का पहला फोन बाजार में उतारा। कार्ल ने वही रास्ता चुना जिससे OnePlus ज्यादा मुनाफे के लालच में पीछे छोड़ चुका था। नथिंग ने ग्राहकों को बिल्कुल स्मूथ सॉफ्टवेयर, अनोखा डिजाइन और ब्रांड से सीधे बात करने का मौका दिया। कलर OS से निराश हो चुके टेक प्रेमियों को नथिंग में पुराना OnePlus नजर आने लगा, इसलिए कंपनी की लॉयल कम्युनिटी तेजी से कार्ल पेई के नए ब्रांड की तरफ खिसकने लगी। अपनों से मिली चुनौती ने OnePlus की बुनियाद हिला दी। फिर मई 2024 में भारत के मोबाइल दुकानदारों ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद OnePlus को बिल्कुल नहीं थी। साउथ इंडियन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने मिलकर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने OnePlus के फोन्स की बिक्री का बहिष्कार कर दिया। देखते ही देखते 6 राज्यों के 4,500 स्टोर्स में OnePlus के फोन बिकने बंद हो गए। दुकानदारों का गुस्सा एकदम से नहीं भड़का था, इसके पीछे मुनाफे का पूरा गणित था। बाजार में सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां दुकानदारों को फोन बेचने पर 17 से 18% का मार्जिन दे रही थी, जबकि OnePlus सिर्फ 5% का मुनाफा दे रहा था। इतने कम मुनाफे में दुकानदारों के लिए दुकान का किराया और कर्मचारियों का खर्च निकालना भी नामुमकिन सा हो गया था। फिर ऊपर से कंपनी ने दुकानदारों पर जबरदस्ती माल थोपना शुरू कर दिया। OnePlus शर्त रखता था कि अगर आपको अच्छे बिकने वाले फोन चाहिए तो उनके साथ वो प्रोडक्ट भी खरीदने होंगे जो बाजार में बिल्कुल नहीं बिकते। इससे दुकानदारों के पैसे फंस रहे थे। सर्विस सेंटर का हाल ये था कि ग्राहक के खराब फोन महीनों तक ठीक नहीं हो रहे थे। ग्राहकों का गुस्सा दुकानदारों पर फूट रहा था। बाजार में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के वारंटी क्लेम महीनों से अटके पड़े थे। इसके अलावा कंपनी ने हमेशा ऑनलाइन बाजार को ज्यादा तरजीह दी, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इन सब बातों ने मिलकर भारत में OnePlus की बिक्री को गहरा झटका दिया। पर OnePlus की इस हालत के पीछे सिर्फ उसके अपने गलत फैसले नहीं हैं, कुछ ऐसे कारण भी हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं था। आज पूरी दुनिया में AI और डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसको पूरा करने के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनियों ने अपना सारा ध्यान डेटा सेंटर्स पर लगा दिया। इसका असर स्मार्टफोन में लगने वाली मेमोरी चिप पर पड़ा। पिछले कुछ समय में LPDDR मेमोरी चिप के दाम 250% तक बढ़ गए हैं। मेमोरी महंगी होने से OnePlus की नोट जैसी बजट सीरीज को बनाने की लागत 20 से 30% तक बढ़ गई। हमने इस पर एक अलग से वीडियो किया था। हमने बताया था कि कैसे मार्केट से सस्ते फोन गायब हो गए हैं। आप उसे कड़क पर देख सकते हैं। तो हुआ ये कि OnePlus के पास सैमसंग या एप्पल जैसी मोटी कमाई थी नहीं जो इस भारी खर्च को खुद बर्दाश्त कर सके। हालात इतने खराब हैं कि स्मार्टफोन का शिपमेंट्स 2013 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।
तब वन प्लस पैदा भी नहीं हुआ था। बाजार के इन खराब हालात और दुकानदारों की नाराजगी ने वन प्लस की कमर तोड़ दी। कंपनी के लिए अब फैसले लेने का वक्त आ गया था और वो फैसले बहुत कड़वे होने वाले थे। जुलाई 2026 में ब्लूमबर्ग और विन फ्यूचर जैसी बड़ी एजेंसियों ने ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वन प्लस की मूल कंपनी ओप्पो अपने ग्लोबल बिजनेस को समेट रही है। अमेरिका और यूरोप के बाजारों से वन प्लस की हमेशा के लिए विदाई हो चुकी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में वन प्लस की हालात इतनी खराब हो गई थी कि 2021 में उनका कारोबार 1.8% था, जो 2025 तक महज 0.1% रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2023 में अमेरिका की बड़ी टेलीकॉम कंपनी टी मोबाइल ने वन प्लस के फोन अपने स्टोर से हटा दिए थे। फिर अगस्त 2025 में एप्पल ने ओप्पो पर ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेक्नोलॉजी चुराने का मुकदमा ठोक दिया। चाइनीज ब्रांड होने के कारण उन पर राजनीतिक दबाव भी ज्यादा था, जिससे वहां बिजनेस करना घाटे का सौदा बन गया। यूरोप में भी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में वन प्लस की वेबसाइट पर आपको उनके फोन नहीं दिखेंगे। वहां अब ओप्पो के प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं और बैनर पर भी ओप्पो का ही नाम है। इसके बाद सवाल उठा कि अमेरिका और यूरोप के बाद क्या भारत में भी वन प्लस की विदाई हो जाएगी। जैसे ही ये खबर फैली, वन प्लस इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रॉबिन लियू ने तुरंत बयान देकर इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि भारत उनके लिए बहुत अहम बाजार है और काम पहले की तरह ही चल रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार लाइट के तहत भगवती प्रोडक्ट्स के साथ ग्रेटर नोएडा में वन प्लस पैड 3 बनाने का ऐलान भी कर दिया। रॉबिन लियू की माने तो कंपनी अभी भारत में काम करेगी, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी कंपनी अपने सबसे बड़े बाजार को छोड़ने का ऐलान सालों पहले नहीं करती। अगर वो ऐसा करेगी तो बचे हुए फोन भी नहीं बिकेंगे। भारत में भी वन प्लस के सर्विस सेंटर्स अब बंद होने लगे हैं और ग्राहकों को ओप्पो के नेटवर्क पर भेजा जा रहा है। आंकड़े भी इस सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। भारतीय बाजार में 2026 की पहली तिमाही में वन प्लस की हिस्सेदारी 30% से गिरकर 19% पर आ गई है। सॉफ्टवेयर ओप्पो का है और सर्विसिंग भी ओप्पो कर रहा है, तो वन प्लस का क्या बचा? सिर्फ लेबल। वन प्लस की ये पूरी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। छोटे से कैफे में देखे गए सपने से लेकर मार्केट पर राज करने तक का सफर बहुत शानदार था। उन्होंने जुनून और बेहतरीन प्रोडक्ट के दम पर बड़े ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दी। नेवर सेटल के नारे ने स्मार्टफोन मार्केट में सचमुच नई क्रांति ला दी थी, लेकिन इस फिल्म का दूसरा हाफ उतना ही कड़वा साबित हुआ। जैसे जैसे कंपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंची, वो अपनी बुनियाद भूल गई। ज्यादा मुनाफा कमाने और बड़ा बाजार हथियाने के लालच ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी अपने खुद के सॉफ्टवेयर को मार देना। ये वो कदम था जिसने वन प्लस की असल आत्मा को छीन लिया। इस कहानी से बड़ा सबक मिलता है। आप बाजार में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपनी पहचान नहीं छोड़ सकते। भले ही कागजों पर और कंपनी के दावों में वन प्लस भारत में 2027 तक खिंचता रहे, लेकिन हकीकत यही है कि जिसे लोगों ने फ्लैगशिप किलर के तौर पर हाथों हाथ लिया था, वो अब खुद किल हो चुका है। आपका इस पर क्या कहना है? अगर आप भी वन प्लस यूजर हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने कभी वन प्लस यूज नहीं किया वो भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आज के अनकही में इतना ही।